तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल और कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आपको कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी कुछ ऐसे ही है कि एक आपका मूर्तिकार था, एक आदमी था, वो मूर्तिकार था और वो बहुत ही अच्छी मूर्ति बनाता था। एक दिन वो उसका बेटा जन्म लिया और उसने अपने बेटे को भी मूर्ति बनाना सिखाया और वो बेटा भी बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाता था। लेकिन जो मूर्तिकार था, जो उसका बाप था, वो हमेशा उसे क्या करता था, क्रिटिसाइज करता था, उसमें कमियां निकालता था, उसकी जो मूर्तियां थी उसमें कमियां निकालता था और हमेशा बोलता था कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, जिससे बच्चा क्या करता था, उसे सुनता था और उसे पूरी करने की, कमी को जो था उसको दूर करने की कोशिश करता था। एक दिन ऐसा आया कि जो बच्चा था वो इतनी अच्छी मूर्तियाँ बनाने लगा कि जो लोग थे उसकी तारीफ़ ज़्यादा करने लगे उसकी मूर्तियों की, जिससे उसकी मूर्तियों की प्राइस जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अपने पिताजी के मूर्तियों से भी ज़्यादा बढ़ गई। अब एक दिन फिर उन्होंने बेटे ने मूर्ति बनाया और पिताजी आए। पिताजी ने बोला कि देखो इसमें ये गलती है। तो बेटा गुस्सा हो गया, उससे अच्छा नहीं लगा कि बार बार ये मेरे में गलतियां निकालते हैं, मुझे कभी मोटिवेट नहीं करते हैं। तो बच्चा गुस्सा हो गया और बोला कि आप में और मेरी मूर्तियों में, मेरी मूर्तियां बहुत ज़्यादा प्रचलित है, मेरी मूर्तियां बहुत ज़्यादा प्राइस में भी जाती हैं, आपकी मूर्तियां तो कोई नहीं खरीदता है, कोई तारीफ भी नहीं करता है। तो पिताजी उस समय कुछ नहीं बोले, वो वहाँ से चले गए। लेकिन कुछ दिनों बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जो मूर्तियाँ लड़का बनाता था उसकी जो क्वालिटी थी वो डिक्रीज होते गई और जो उसको पसंद करने वाले लोग थे वो भी क्या करने लगे, अब उस मूर्तियों को पसंद नहीं करते थे क्योंकि अच्छी चीज़ें नहीं थी। जैसे एक्सपेक्टेशन थी उस लड़के से वैसे वो नहीं बना पा रहा था। अब वो क्या कारण था वो पता नहीं। और उसकी जो मूर्तियाँ थी जितने प्राइस में बिक रही थी उससे अब कम प्राइस में बिकने लगी। इससे निराश होकर बच्चा क्या हुआ, अपने पिताजी के पास गया। बोला कि पापा ऐसी ऐसी बात है, आपने मुझे समझाया क्यों नहीं, आपने मुझे बताया क्यों नहीं, आप ये सब जानते थे कि ऐसा होगा। तो पिताजी बोले, हाँ बेटा मैं जानता था, मैंने आपको इसलिए नहीं समझाया क्योंकि आप समझना नहीं चाहते थे। आपके अंदर घमंड आ गया था जो आपको सीखने नहीं दे रहा था। मैं आपकी मूर्तियों में क्रिटिसाइज़ करता था, आपकी मूर्तियों को, आपकी मूर्तियों में कमी निकालता था, जिससे आप क्या करते थे, उस मूर्तियों की कमी को पूरी करते थे और अच्छा करने की कोशिश करते थे। तो बच्चों यही है आज की स्टोरी, मॉरल स्टोरी। इसका मॉरल क्या है? इसका मॉरल यही है कि जो टीचर्स होते हैं बच्चों, वो आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। अगर आपने कोई सम सॉल्व करके दिया है, टीचर चेक कर रहा है, आपसे बता रहा है कि यहाँ गलती है, तो वो ये जान रहा है कि आप उसको, उस कमी को पूरी कर सकते हो, उसे आप अच्छा कर सकते हो, आपके अंदर उससे अच्छी कैपेबिलिटी है जो आप कर रहे हो, इसीलिए वो आपको क्रिटिसाइज़ करता है। और कभी एक टीचर अपने बच्चों को बहुत अच्छा कभी नहीं बोलता है, वो हमेशा क्रिटिसाइज ही करता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा चाहता है कि उसके बच्चे हमेशा अच्छा करें। तो आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी स्टोरी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें जैसी आपको अच्छी लगी स्टोरी। और अगर मेरे स्टोरी बोलने का तरीका आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टोरी सुनना है या फिर नहीं। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 12th। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से। तो इसके पहले हम लोग ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे बोलते थे?
तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज। तो देखो पोटेंशियल क्या होता था कि अगर आपका यहाँ पे कोई चार्ज था क्यू, इस चार्ज की वजह से क्या प्रोड्यूस होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता था क्या बच्चों? तो आंसर है नो, ये हर एक डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता था। अब जिसकी वजह से क्या होता था, जब भी आप कोई चार्ज इस फील्ड के इस फील्ड के अंदर लेके आते थे, टेस्ट चार्ज इस फील्ड के अंदर जब लेके आते थे आप, तो उस पर क्या लगता था, एक फोर्स लगता था। ठीक है, तो अगर आपको इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना होता था, जो कौन से डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है, तो आप पोटेंशियल कैसे निकालते थे? आप क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगता था, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपको एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, जिससे चार्ज क्या ना हो, एक्सेलरेटेड मोशन ना करे, कांस्टेंट स्पीड से क्या करे, मूव करे, इनफाइनाइटली वेरी स्मॉल स्पीड हो इसकी। तो आप क्या करते थे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको डिफ्रेंशिएट करते थे, dx लेते थे कि आपको यहां से यहां तक ले जाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और फिर बाद में आप यहां से ये डिस्टेंस कितना लेट करते थे, x लेट करते थे, राइट। अब आप क्या करते थे कि आप फोर्स पहले क्या करते थे, स्मॉल वर्क डन निकालते थे। स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा, F एक्सटर्नल इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। एक्सटर्नल फोर्स कितना लगता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर ही लगेगा, और वो उसकी वैल्यू कितनी होती थी, के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस एक्स स्क्वायर था, इंटू डी एक्स। ये स्मॉल वर्क डन हो गया, तो वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों, के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब जब इसको इंटीग्रेट करते थे हम लोग, तो क्या आता था, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू तो कॉमन आ जाता था, क्या बचता था, एक्स स्क्वायर का पावर -2 इंटीग्रेशन डी एक्स। अब इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाते थे, तो ये हो जाएगा के क्यू स्मॉल क्यू, कौन सा बच्चों लगाते थे फॉर्मूला यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स पावर n+1 अपॉन n+1। ये फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -2, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो बच्चों ये हो जाएगा k q स्मॉल q x की पावर -1 अपॉन -1। और लिमिट देखो बच्चों कहाँ से कहाँ देते थे हम लोग, कहाँ से चार्ज को लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से, कहाँ तक ला रहे हैं, r तक। तो इन्फिनिटी से लेके r तक हम लोग क्या देते थे, इसको लिमिट दे देते थे। एक चीज और हम लोग यहाँ भूल गए बच्चों कि देखो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रहा है, इधर इस डायरेक्शन में, राइट। हम लोग फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी किधर हो रहा है, इसी डायरेक्शन में हो रहा है, क्लियर है। तो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो थीटा आएगा वो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, क्लियर है बच्चों, ठीक है। और सॉरी 180 डिग्री आएगा, और 180 का मतलब क्या होता है, cos 180 माइनस, इसीलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ था आपका, लिमिट था आपका इन्फिनिटी से लेके r तक, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, प्लस हो जाएगा के क्यू स्मॉल क्यू, यहाँ पे जब इन्फिनिटी रख देंगे 1/∞ 0 हो जाएगा, माइनस तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, देखो हम लोग फोर्स किधर लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, हाँ बच्चों। इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा आपका, सॉरी एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, इसीलिए कॉस यहाँ प्लस आएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे रख दोगे तो x की पावर -1 का मतलब है 1/x, ठीक है, 1/x हो जाएगा। आई होप कि वहाँ से नहीं दिख रहा होगा, तो इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ। कहाँ से कहाँ हम लोग को डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करना है, लिमिट
इन्फिनिटी टू आर। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन बराबर हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू स्मॉल क्यू 1/r, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर। ये क्या हो गया बच्चों, वर्क डन हो गया। अगर मैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकालूं, पर यूनिट सोर्स चार्ज निकालूं, सोर्स चार्ज क्या है आपका, क्यू नॉट है, ये सब क्यू नॉट है आपका, जहाँ पे क्यू है वो सब क्यू नॉट है। तो ये बराबर हो जाएगा के क्यू अपॉन स्मॉल आर। तो ये क्या आ जाता है आपका, पोटेंशियल आ जाता था। तो पोटेंशियल बराबर क्या होता था, के क्यू अपॉन आर। यानी पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता था बच्चों, आर पे और क्यू पे भी डिपेंड करता था। अगर आर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो अगर क्यू बढ़ेगा तो आपका पोटेंशियल भी बढ़ेगा, अगर क्यू को कांस्टेंट कर दिया जाए, अगर आर घटेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर आपको 2 पॉइंट दिया जाए, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो किस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा बच्चों, जहां का डिस्टेंस कम होगा। कहाँ का डिस्टेंस कम है, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बी। और एक फॉर्मूले से हम लोग और बता सकते हैं, किस वाले फॉर्मूले से, E बराबर क्या होता है, माइनस dB अपॉन dr। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चलता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। यानी ए पे ज्यादा होगा और बी पे कम होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन करते थे। अब इसी तरीके से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन भी करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो, ये जो आपका डेरिवेशन है ये आपके एग्जाम में नहीं पूछता है। आपका एग्जाम में पूछता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है एट अ पॉइंट आर ड्यू टू सोर्स चार्ज। ठीक है, फिर भी हम लोग कर लेते हैं क्योंकि समझने, डेरिवेशन से ही हमारी थिंकिंग जनरेट होती है। तो लेट सपोज देयर इज अ सोर्स चार्ज Q which produces electric field in all direction. Let the direction of electric field in this is this. Now we have to bring a positive charge, unit positive charge from infinity, and we have to kept at point this. The name of this point is A. अब हम लोग किसी इंटरमीडिएट पॉइंट ले लेते हैं, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है ये। लेट सपोज दिस डिस्टेंस इज dx, this point is dx, and the distance of this point from the source charge is x. The distance of the point A from the source charge is small r. Now if you bring the positive charge from P पॉइंट टू Q पॉइंट, अगर आप P पॉइंट से Q पॉइंट तक लेके आओगे तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, और अगर आप पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ पे लगेगा, उस डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन आपको डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में करना पड़ेगा। तो फोर्स एक्सटर्नल किस डायरेक्शन में लगेगा आपका, इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है, इसी डायरेक्शन में। dx भी इधर है, फोर्स भी इधर है, तो एंगल कितना होगा, थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, स्मॉल वर्क डन निकाल लेते हैं। स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ये कौन सा एक्सटर्नल फोर्स हम लोग जो लगा रहे हैं वो है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे तो माइनस के साथ में लगाएंगे, क्यों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, डिस्प्लेसमेंट हम लोग कहाँ कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में कर रहे हैं। कितना एंगल हो रहा है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में, ये कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, इनके बीच में एंगल 180 है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से वर्क डन निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे कॉस 180 आ जाएगा। फिलहाल क्या आ जाएगा, कॉस 0, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर लगेगा, और वो कितना हो जाएगा, E इंटू, या फिर पूरा लिखते हैं, के कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट कितना किया हम लोग ने, dx, cos 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है, तो इनटू कर देंगे 1। हम लोग को टोटल वर्क डन निकालना है, तो टोटल वर्क डन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट, dw को जब इंटीग्रेट करेंगे तो w बन जाएगा। और उसको कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है हम लोग को, चार्ज हम लोग कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं, कहाँ तक ला रहे हैं, r तक ला रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आ जाओ,
आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में कुछ नहीं, ये जब ऊपर जाएगा आपका तो एक्स पावर -2 हो जाएगा, एक्स पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स पावर -1, नीचे -1 बचेगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से लेके आर तक, के क्यू स्मॉल क्यू, माइनस को बाहर ले ले तो आप माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 1/r -1/∞, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के क्यू 1/r -0, तो कितना आ गया माइनस के क्यू अपॉन आर। ये वर्क डन आ गया, और यही वर्क डन कैसे स्टोर होता है बच्चों, एज द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, चलो फिलहाल इसके बारे में बात करते हैं, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, तो नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि जो वर्क डन किया गया है वो एक्सटर्नल एजेंसी द्वारा किया गया है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम लोग निकालें, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो अगर आप यहाँ पे चार्ज को छोड़ दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या करेगा, यहाँ से दूर लेता चला जाएगा। ठीक है, तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी उधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही होगा, इसीलिए एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। तो वहां से वर्क डन कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर। ये किसने किया था, ये एक्सटर्नल एजेंसी ने किया था। ठीक है, तो यहां से यही कैसे स्टोर होता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी, के क्यू अपॉन आर। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि ये जो एनर्जी है स्टोर है वो कौन से चार्ज में स्टोर है, इस स्मॉल क्यू में या फिर कैपिटल क्यू में। जैसे मान लो ये आपका 2 पॉइंट है, ये Q2 है और ये Q1 है। Q1 को क्या किया आपने, दूर से लेके आया यहाँ पे रखा, और यहाँ पे आपने इसको किल्ला मार दिया। ठीक है, इसको आपने पहले से फिक्स करके रखा था जिससे ये दूर नहीं जा सकता। अब जब आप जैसे ही किल्ला निकालोगे तो ये Q1 कहाँ चला जाएगा, वापस इन्फिनिटी पे चला जाएगा, क्योंकि उस पर ये फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब जो एनर्जी स्टोर होता है वो किसके अंदर होता है, Q1 के अंदर। तो आंसर है बच्चों नो, Q1 के अंदर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग Q1 को फिक्स रख दे और Q2 को फ्री कर दे तो Q2 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी एनर्जी स्टोर होती है बच्चों वो कहाँ पे होती है, इन दोनों के सिस्टम में स्टोर होती है, सिस्टम ऑफ चार्जेस में स्टोर होती है। इसका एक और तरीके समझ सकते हैं हम लोग, जैसे आप समझिए कि आपके पास एक स्प्रिंग है, ये एंड ए है, ए एंड बी है। आप जब उसको दबाओगे, ठीक है, जब एंड ए को हटा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, स्प्रिंग वापस यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर बी को हटा दो तो ये स्प्रिंग इधर चला जाएगा, राइट। यानी दोनों को हटाने से उसके अंदर की जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। क्लियर है, इसका मतलब जो एनर्जी स्टोर होती है वो स्प्रिंग के अंदर स्टोर होती है। वैसे ही बच्चों जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चार्ज के अंदर स्टोर होती है, सिस्टम ऑफ चार्ज में स्टोर होती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। पहले 2 चार्जेस का पढ़ लेते हैं, फिर बाद में हम लोग मोर देन 2 चार्जेस का पढ़ेंगे। तो बच्चों मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है Q2 और यहाँ पे कोई चार्ज ला रहे हैं आप Q1, या फिर इसको Q1 मान लेते हैं और इसको Q2 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे मान लेते हैं हम लोग R12, 1 से लेके 2, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा R12 हो जाएगा। अब बच्चों आपको लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग सिस्टम ऑफ चार्जेस में कैसे लिखते हैं। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे K, उसके बाद में जो चार्जेस हैं आपके Q1 Q2,
क्योंकि ये चार्ज जब आप यहाँ पे रहेगा, फिक्स रहेगा, इसको जब आप लेके आओगे तो ये क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। अगर आप लाके इसको यहाँ पे रखते हो, आप इसको फिक्स करते हो, तो इसके अंदर क्या स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी, और वो किसके बराबर हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R12। ठीक है बच्चों। अगर यहाँ पे Q2 नेगेटिव होता, ठीक है, यहाँ पे मान ले कोई चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज है Q2, इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R12, और ये क्या है, -Q2। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, U बराबर क्या हो जाएगा, के Q1 इंटू -Q2, ठीक है बच्चों, अपॉन R12। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ के Q1 Q2 अपॉन R12। अब बच्चों इन दोनों का मतलब समझो, ये पॉजिटिव क्यों है और ये नेगेटिव क्यों है। तो देखो बच्चों, इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो क्या करेगा, इसको उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। अब इसको लाके छोड़ दो, यहाँ पे इसको लाके छोड़ दोगे तो इसको इन्फिनिटी पे पहुँचाने के लिए आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए क्या होगा, ये पॉजिटिव है, ठीक है, यानी अब इसको छोड़ दोगे तो अपने आप चला जाएगा। लेकिन इसको आप यहाँ छोड़ोगे तो आगे चिपक जाएगा, यानी इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा आपको। तो होल्ड करके रखने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो एनर्जी कितनी लगानी पड़ेगी, वो इसी के बराबर लगानी पड़ेगी, लेकिन प्लस में। तो ये आपकी इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। अगर बच्चों सपोज करो कि दोनों क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, दोनों क्या हो जाए, नेगेटिव, -Q1 और -Q2, इनके बीच में डिस्टेंस R12। अब बताओ बच्चों, Q2 जब आप लाओगे इधर तो आपको जो वर्क है करना पड़ेगा इसके ऊपर। क्यों, क्योंकि ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। जब वर्क डन करना पड़ेगा तो जो एनर्जी स्टोर होगी वो कैसे होगी, आपकी पॉजिटिव में होगी। क्यों, कैसे, आप इसको यहाँ पे छोड़ दो, अगर आप इसको छोड़ दोगे तो वापस कहाँ पे चला जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। इसको ले जाने के लिए इन्फिनिटी पे आपको कोई वर्क डन करना पड़ा, तो आंसर है नो, ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो पोटेंशियल हो जाएगी वो हो जाएगी के Q1 Q2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन R12। ठीक है बच्चों। अब देखो इसका केस भी समझो, इन दोनों के बीच में फोर्स कैसा है, नेचर ऑफ फोर्स कैसा है, इन दोनों के बीच में नेचर ऑफ फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, तो आंसर है रिपल्सिव है, रिपल्सिव। तो जब रिपल्सिव है तो एनर्जी कैसी है आपकी, पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, पॉजिटिव। यहाँ पे देखो जब अपोजिट है तो नेचर ऑफ फोर्स क्या है, नेचर ऑफ फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव, नेगेटिव है, ठीक है। और ये तो सेम इसी की तरह है। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसके पहले हम लोग समझते हैं कि क्या अगर फोर्स जीरो होगा, नो फोर्स होगा, नो फोर्स होगा तो उस केस में आपकी एनर्जी कितनी होगी। तो बच्चों उस केस में एनर्जी क्या होगी, फोर्स का किस केस में जीरो होगा, जब एक चार्ज आपका यहाँ पे होगा और एक चार्ज कहाँ पे होगा आपका, इनफाइनाइट पे होगा, यानी आर क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट। अगर आर इनफाइनाइट हो जाएगा तो यू क्या हो जाएगा बच्चों, ज़ीरो हो जाएगा। यानी जब नो फोर्स होगा, जब ऐसा केस आएगा जब नो फोर्स होगा तो यू क्या हो जाएगा आपका, ज़ीरो हो जाएगा। वैसे यहाँ पे देख लो, अगर हम लोग इसको इनफाइनाइट पे लेके चले गए, इनफाइनाइट पे लेके चले जाएंगे तो इनफाइनाइट पे ले जाने के लिए आपको कोई वर्क डन करना पड़ेगा, तो आंसर है यस, करना पड़ेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उधर लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स उधर लग रहा है, तो आपको इस डायरेक्शन में उसको रोक के रखना पड़ेगा। क्योंकि कंडीशन क्या है कि इसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए बच्चों, ये कांस्टेंट स्पीड से चलना चाहिए। क्योंकि एक्सेलरेशन आ गया तो इसमें फोर्स एक मास इनटू एक्सेलरेशन वाला फोर्स भी लग जाएगा। इसीलिए आपको ऐसे पहले थोड़ा सा रोके, फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे रोक के धीरे धीरे इसको ऐसे इनफाइनाइट पे लेके जाना पड़ेगा। तो जितना फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है उतना आपको इधर लगाना पड़ेगा। तो आप फोर्स इधर लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, कितना एंगल बन रहा है, 180, जिसकी वजह से आपका जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। और जब इनफाइनाइट पे चला जाएगा तो वो नेगेटिव इतना हो जाएगा, उन दोनों को सम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। वैसे यहाँ पे देखो बच्चों, ये अट्रैक्ट कर रहा है
ये अट्रैक्ट कर रहा है तो इसको आपको उधर ले जाना पड़ेगा। तो फोर्स उधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है, फोर्स उधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है, बोलो यस और नो। जिसकी वजह से वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर इसमें आप उतना ही ऐड कर दोगे तो वो यू क्या हो जाएगा आपका, ज़ीरो। इसका क्या मतलब है बच्चों, अगर आप समझो कि दो चार्जेस हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, उनके बीच में जो एनर्जी है वो -100 जूल है, -100 जूल है। तो इनके बीच में फोर्स कब लगना ज़ीरो हो जाएगा, अभी तो फोर्स लग रहा होगा, इनके बीच में फोर्स लगना कब ज़ीरो हो जाएगा, जब ये एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और ये एनर्जी कब ज़ीरो होगी बच्चों, जब हम लोग इस पर +100 जूल वर्क करेंगे। +100 जूल वर्क करेंगे तो एक चार्ज कहाँ पे चला जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट पे चला जाएगा, जिसके वजह से कोई भी एनर्जी वहाँ पे नहीं लगेगी। फिर से समझिए कि नो फोर्स का मतलब क्या है। नो फोर्स का मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। किसी भी चीज़ पे फोर्स कब नहीं लगता है, जब वो बहुत दूर पे है। एक चार्ज आपका इनफाइनाइट पे है और एक आपका यहाँ पे है, ठीक है। अब बहुत लोग सोचते हैं कि इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर, नहीं बच्चों। एज़ कम्पेयर टू आपका चार्ज जो है वो कैसा है, अगर चार्ज आपका पृथ्वी है तो आपका जो इनफाइनाइट हो जाएगा वो सन हो जाएगा। अगर चार्ज आपका इतना छोटा है, पॉइंट चार्ज है, तो आपका इनफाइनाइट लगभग 50 मीटर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो नो फोर्स उस केस में लगेगा। तो नो फोर्स कब लगेगा, जब आर इनफाइनाइट होगा। आर इनफाइनाइट होगा तो यू क्या होगा, ज़ीरो। यानी आपका जब यू ज़ीरो होगा, इसका उल्टा देखिए, अगर यू ज़ीरो होगा तो फोर्स क्या होगा उसके बीच में, ज़ीरो होगा। तो जैसे हम लोग ने एग्जांपल ले लिया कि दो चार्जेस है, एक माइनस एक प्लस, दो उनके बीच में कितना एनर्जी है, -100 जूल। तो अगर मुझे उन दोनों के बीच में फोर्स को ज़ीरो करना है तो मुझे कितना एनर्जी इसको देना पड़ेगा, यस, +100 जूल दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। आई होप कि बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अब शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर मान लो कि आपके चार्जेस जो है मोर देन 2 है, तब हम लोग कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों, हम लोग सपोज करते हैं, जैसे मान लो कि 3 चार्जेस हैं, Q1, Q2 और Q3। इनके बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R12, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R32, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R13 मान लेते हैं। अब आपको इस सिस्टम का क्या करना है, एनर्जी निकालना है। तो पहले बच्चों सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, आप पहले चार्ज Q1 को लाए। तो जब चार्ज Q1 को लाओगे तो इसको लाने के लिए कोई वर्क डन करना पड़ेगा। तो आंसर है नो। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई भी पहले से चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रेजेंट था, तो उसको रोकने वाला कोई नहीं था, राइट। अब जब चार्ज Q2 लाओगे, तो चार्ज Q2 लाओगे तो इसको रोकने वाला कौन था आपका, Q1। अभी हम लोग Q3 नहीं लाए, Q2 को लाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो उसको रोकने वाला कौन है, Q1। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो WQ2 बराबर कितना हो जाएगा, वर्क डन टू ब्रिंग, या फिर डायरेक्ट लिखते हैं U देखो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है बच्चों, R12, राइट। अब बच्चों जब इस चार्ज को लाओगे आप, Q3 चार्ज को जब आप लाओगे तो क्या होगा, तो इस चार्ज को अपोज करने के लिए ये भी है और ये भी है, राइट। तो इसके अगेंस्ट भी आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और इसके अगेंस्ट भी आपको वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका लिख लेते हैं, KQ1 Q3 अपॉन R13 प्लस इसके अगेंस्ट भी करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, KQ2 Q3 अपॉन R32। क्लियर है बच्चों। अगर यहीं पे एक चार्ज माइनस होता तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल प्लस है इसलिए प्लस लगाते हैं। क्लियर है बच्चों। तो ये ऐसे हम लोग सिस्टम ऑफ चार्जेस लिख सकते हैं। सपोज करो अगर 4 चार्जेस है, ये था सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। अगर मान लो कि बच्चों सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस होगा, सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस होगा, तो आप कैसे निकालोगे। तो जैसे मान लो ये आपका कोई चार्ज है, बस आप प्रोसेस याद रखो बच्चों, आपको सब आ जाएगा, Q1 Q2 Q3 और Q4।
इसकी बीच की डिस्टेंस है R43, इसकी बीच की डिस्टेंस है R23, इसकी बीच की डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों R12 और इसकी बीच की डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों R14। ठीक है बच्चों। अब क्या सपोज करोगे यहाँ पे पहले कोई भी चार्ज नहीं था, तो आप Q1 लाओगे, Q1 लाने के लिए कोई अपोज करने वाला है, तो आंसर है नो, इसीलिए इस पर कोई भी वर्क डन नहीं होगा। तो अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या Q2 लाने के लिए आपको, अगर अब हम लोग Q1 ला के रख चुके हैं, अब Q2 लाने के लिए आपको क्या वर्क डन करना पड़ेगा, तो आंसर यस। क्यों? क्योंकि उसको रोकने वाला कौन है, Q1 है। अभी ये दोनों चार्जेस हम लोग नहीं लाए हैं, ठीक है। तो कितना करना पड़ेगा वर्क डन, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस, जब बच्चों अब हम लोग 3 वाला चार्ज लेके आएंगे, अभी 4 नहीं लाया है, ठीक है। सपोज करो कि 4 नहीं है आप, अब जब Q3 लाओगे तो इसको रोकने वाला कौन कौन है, ये भी है और ये भी है, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा R13। तो इसका जो इस पे जो पोटेंशियल एनर्जी लगाना पड़ेगा आपको, वो कितना हो जाएगा, Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस इसके वजह से भी लगाना पड़ेगा Q2 Q3 अपॉन R23। ठीक है बच्चों, Q3 भी आ गया। अब जब फोर्थ चार्ज लाओगे तो इसको अपोज करने वाला कौन है, ये तीनों है, तो इस तीनों क्या करेंगे, इस पे तीनों की वजह से वर्क लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस इसकी वजह से हो गया पहले, अब इसकी वजह से Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस इसकी वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, Q3 Q4 अपॉन R43 या फिर 34। ठीक है बच्चों। तो अगर आप देख रहे हो तो ये एक पैटर्न बन रहा है, एक मैथ्स का पैटर्न बन रहा है। और ये मैथ्स का पैटर्न क्या है कि आपका क्या है, 2 कॉम्बिनेशन करना है, 2 चार्जेस का कॉम्बिनेशन करना है, और टोटल कितने आपके पास चार्जेस हैं। तो एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो रहा है NCR, जो फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों। इसमें एक और लगता है इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है। तो जैसे अगर आपका 2 रखा जाए या फिर 3 रखा जाए, r की वैल्यू n की वैल्यू 3 रखो, तो क्या हो जाएगा 3C, r हमेशा क्या रहेगा 2, कितने का कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं। C4 क्या है बच्चों, यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, तो n की वैल्यू 3 रख दो, 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r यानी 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा आपका 1 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 1, तो इससे कैंसिल हुआ, कितना बचेगा 3। यानी जब 3 चार्जेस होंगे तो उसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3। देखो 1 2 3। अब इस वाले पे लगा के देखते हैं क्या आ रहा है क्या। तो आपका फॉर्मूला क्या है, इसी फॉर्मूले पे सेट करते हैं। तो नंबर ऑफ चार्जेस कितने हो जाएंगे बच्चों, 4, यानी 4 फैक्टोरियल अपॉन नंबर ऑफ चार्जेस का कॉम्बिनेशन कितना है 2 का, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू r की वैल्यू क्या रहेगी हमेशा 2 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व कर लो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल, ये 4, 2 2 ज़ा 4 और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 इंटू 2 कितना आ गया 6 कॉम्बिनेशन आएगा। तो आपके देखो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनने चाहिए, 1 2 3 4 6 कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से अगर आपसे कोई इंटरेस्टेड है, वैसे आपसे कोई एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, लेकिन मान लो कि आपका कोई नॉलेज चेक करने के लिए पूछ लिया कि अगर बच्चों बताओ 5 चार्जेस हैं और 2 का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा कि कितना आएगा, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है। तो अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन द चार्जेस आर इन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप मान लो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उसे बोलते हैं जब लाइन इक्वली स्पेस्ड होते हैं एंड आर इन सेम डायरेक्शन, पैरेलल होते हैं। ठीक है। तो इनके बीच में डिस्टेंस सेम है और पैरेलल है, इसीलिए इसे हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, राइट। अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से क्या आ जाता है, आपका पोटेंशियल आ जाता है। ठीक है। जैसे मान लो ये आपकी एक्सिस है, ये आपका मान लेते हैं ओरिजिन है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका क्या है ओरिजिन। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा,
तो इसका पोजीशन वेक्टर VR1 है, तो यहाँ पे पोटेंशियल जो हो जाएगा VR1। ये बच्चों सफिक्स में है, आपका नीचे है, मल्टीप्लाई में नहीं है, VR1। अगर आपको इसका निकालना है जिसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से R2 है, तो ये कितना हो जाएगा VR2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जितने पॉइंट का हम लोग को पोटेंशियल निकालना हम लोग निकाल सकते हैं। तो बच्चों अगर सपोज करो कि पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट था, इसके पहले वाले केस में क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रेजेंट था पहले से, इस केस में पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। अब आप क्या कर रहे हो, इनफाइनाइट से कोई चार्ज लेके आ रहे हो, इनफाइनाइट से कोई चार्ज लेके आ रहे हो, इस पॉइंट पे रख रहे हो। ठीक है, उस चार्ज की वैल्यू क्या है Q1। तो बताओ उससे लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा या नहीं? ऑब्वियस सी बात है, करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है जो इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन बराबर यानी पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी वो कितना हो जाता है Q1 इंटू वहाँ पे जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल कितना है VR1। ठीक है बच्चों, और ये जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे मान लो अगर इलेक्ट्रॉन को आप ला रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन को इफ़ Q1 इज इक्वल्स टू -E, तो U बराबर क्या हो जाएगा -E इंटू पोटेंशियल, यानी उस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी आपके पास क्या होगी, एनर्जी होगी। इस फॉर्मूले का यूज़ जो है बच्चों मॉडर्न फिजिक्स में बहुत ज़्यादा है, जिसे हम लोग आपको रिमेंबर रखना है, उस समय जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको याद रहना चाहिए। अब अगर मान लो बच्चों की दो चार्जेस लेके आ रहे हैं, एक आपने यहाँ पे रखा और एक चार्जेस आपने लाके इधर रखा, यहाँ पे चार्जेस कौन सा आ रहा है, Q2 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो पहले सपोज कर लो कि Q1 लाए आप, तो Q1 लाने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, Q1 इंटू वहाँ पर जो पोटेंशियल होगा VR1 प्लस। अब दूसरा चार्ज जब लाओगे तो दूसरा चार्ज के लाने के लिए भी तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो पहले से पोटेंशियल प्रेजेंट है आपको वर्क डन करना पड़ेगा, यानी Q2 इंटू VR2। बट जो सेकेंड चार्ज आ रहा है उसको अपोज करने के लिए Q1 भी तो ऑलरेडी पहले प्रेजेंट होगा, पहले हम लोग ने इसको ला चुके हैं, तो उसका हम लोग कैसे लिखते हैं, वो लिख लेते हैं कि Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगा इनके बीच में R12। ठीक है बच्चों, तो ये टोटल एनर्जी हो जाएगा इस सिस्टम का। अगर आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करके देखिएगा और आंसर मुझे सेंड करिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर ईमेल करके कि क्या है। अगर 3 पॉइंट पे आपको चार्जेस लाने हैं, लेट सपोज 3 पॉइंट पे लाने हैं आपको, ये आपका ओरिजिन हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और 3 पॉइंट पे आपको लाना है 1 2 3, 3 चार्ज लाने Q1 Q2 Q3, तब कितने आपके पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स आएंगे वो आपको लिख के मुझे सेंड करना है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 2.5 है NCERT में, वो क्या बोल रहा है, डिटरमाइन पोटेंशियल एनर्जी जब Q1 क्या है 7 माइक्रोकूलम और Q2 क्या है -2 माइक्रोकूलम। 7 माइक्रोकूलम कहाँ पे रखा हुआ है, इस कोऑर्डिनेट पे रखा हुआ है। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट पे रखा हुआ है, यानी उसका y कोऑर्डिनेट भी 0 है और z कोऑर्डिनेट 0 है, और ये क्या है आपका x कोऑर्डिनेट पे रखा हुआ है जिसका y और z 0 है। तो इसको अगर हम लोग डायग्राम बनाना चाहें तो इस तरीके से बनेगा, ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा और z आपका इधर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे आपका +9,0,0 होगा और यहाँ पे कहीं पे -9,0,0 होगा। ठीक है, तो -9 पे आपका क्या रखा हुआ है 7 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है इसकी वैल्यू है Q1 और इसकी वैल्यू क्या है Q2। उसका नाम हम लोग ने दे दिया है 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम। अब पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन R12। K की वैल्यू 9 × 10⁹। Q1 कितना है बच्चों 7 माइक्रोकूलम है ना बच्चों, उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, माइक्रो को कन्वर्ट करेंगे, माइक्रो क्या होता है -6। Q2 क्या हो जाएगा बच्चों -2, तो माइनस यहाँ पे आगे आ जाएगा 2 × 10⁻⁶। ये कहाँ से आया बच्चों 10⁻⁶, क्योंकि माइक्रो लगा था, अपॉन R12। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बता दो बच्चों। तो देखो यहाँ से लेके 9 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा टोटल 18 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻²। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा देख लेते हैं। 9 × 2 = 18 और 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा,
10⁻⁻6 -6 कितना हो जाएगा -12 और +9, -12 + 9 -3, ये ऊपर जाएगा +2 यानी -3 + 2 यानी -1 यानी 0.7 जूल आ जाएगा। ये प्लस है कि माइनस बच्चों? ये माइनस आएगा क्योंकि नो चार्ज कैसे हैं? अपोजिट चार्जेस है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला है? हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू चार्जेस। अब इन दोनों चार्जेस को आपको सेपरेट करना है, तो सेपरेट कब होंगे? जब इनके बीच में फोर्स क्या हो जाएगा? 0। और फोर्स कब 0 होगा? जब U आपका 0 हो जाएगा। U कब 0 हो जाएगा? जब आपको एक्सटर्नल वर्क कितना करना पड़ेगा? +0.7 जूल। अगर आप इतना वर्क कर दोगे तो ये B का आंसर हो जाएगा। इतना अगर आप वर्क कर दोगे तो दोनों का जो प्लस करोगे तो 0 हो जाएगा। इस केस में आपका फोर्स क्या हो जाएगा? 0। तीसरा क्या है बच्चों कि अगर आपको इसी पूरे सिस्टम को आपने किस में रख दिया? एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया। उस एक्सटर्नल फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या है? A × 1/r² यानी A/r² है। तो आपका कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा? तो बच्चों हम लोग ने अभी पढ़ा कि U बराबर क्या होता है। पहले हम लोग ने इस चार्ज को लाए होंगे Q1 को, तो इसकी वजह से हो जाएगा Q1 × VR1, राइट, प्लस जब ये चार्ज को लाए होंगे तो Q2 × VR2 प्लस, अब जब ये चार्ज को लाए होंगे तो ये चार्ज भी क्या किया होगा? उसका अपोज किया होगा, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2/R12। Q1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? Q1 की वैल्यू है 7 × 7 माइक्रोकूलम यानी 7 × 10⁻⁻6। पोटेंशियल कितना है बच्चों? आपका VR1। तो देखो बच्चों ये पोजीशन वेक्टर अगर यहाँ से आप देखोगे तो ये कितना डिस्टेंस है आपका? -9 है। ठीक है, तो आपको पता है कि E बराबर क्या होता है? -dV/dr, और ज़रूरत पड़ने में हम लोग इसको क्या लिखते हैं? V/r। तो V कितना है बच्चों वहाँ पे? V तो आपको कैलकुलेट करना है, तो V बराबर क्या हो जाएगा? E × r, यही हो जाएगा। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? E × r प्लस वैसे ही आपका Q2 कितना है? 2 × 10⁻⁻6, माइनस में है इसलिए माइनस रखेंगे, इंटू VR2 क्या हो जाएगा बच्चों? ये R1 हो जाएगा। VR2 क्या हो जाएगा बच्चों? E2 × R2। ठीक है, प्लस K Q1 Q2/R12, वो तो आपने निकाल लिया है, यही होगा -0.7, तो उसको ऐसे लिख दे रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखो 7 × 10⁻⁻6, E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? E1 अगर हो जाएगा तो A/R1² हो जाएगा, R1² इंटू यहाँ पे R1 है, R1 से एक R1 क्या हो जाएगा? कैंसिल, -2 × 10⁻⁻6 इंटू E2 क्या हो जाएगा बच्चों? A/R2² इंटू R2 से R2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है, प्लस -0.7, तो ये माइनस में हो जाएगा -0.7। ठीक है, इस क्वेश्चन को रफ कर दे रहा हूँ मैं। तो आपका U क्या हो जाएगा बच्चों? U बराबर हो जाएगा, अब A की वैल्यू आपको दी हुई है बच्चों। ठीक है, A की वैल्यू दी हुई है, तो ये हो जाएगा 7 × 10⁻⁻6 इंटू A 9 × 10⁵ A हो गया अपॉन R कौन से चार्ज के लिए? फर्स्ट चार्ज के लिए, तो उसके लिए R कितना था आपका? 9 सेंटीमीटर, 9 × 10⁻⁻2। अब देखो बच्चों बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम लोग प्लस में क्यों रखे डिस्टेंस। तो बच्चों डिस्टेंस हमेशा हम लोग किस में रखते हैं? प्लस में ही रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस नहीं माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है। 2 × 10⁻⁻6 इंटू A की वैल्यू क्या है? 9 × 10⁵ अपॉन R कितना है पोजीशन वेक्टर उसका? R2 9 × 10⁻⁻2। -2 कहाँ से आ रहा है बच्चों? सेंटीमीटर में ना, मीटर में कन्वर्ट करें तो -2 आ रहा है, -0.7। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों लॉकडाउन का समय है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, न्यूमेरिकल लगाते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहिए,
डेरिवेशन करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको शेयर भी करिए और अपने पेरेंट्स से, गार्जियन से या फिर अपने दोस्तों से इसको सब्सक्राइब भी करवाइए और मुझे मोटिवेट करिए ताकि मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं। आई होप कि आज की वीडियो क्वालिटी अच्छी होगी और साउंड क्वालिटी भी अच्छी है। अगर अच्छी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। बाय द वे, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर द रीचिंग माई चैनल ऑन ओवर 100 सब्सक्राइबर। जिसने भी सब्सक्राइब किया है उसको मैं बहुत तहे दिल से बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।